हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज सेट नंबर 22 लेकर के आए हैं। तो चलिए हम सेट नंबर 22 आज शुरू करते हैं। तो आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो पे बने रहिए। तो हम क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं एक नंबर क्वेश्चन से। एक नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि माई प्राइड माई स्कूल अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई। तो ये हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और माई स्कूल ये अभियान जो है इसकी शुरुआत 2024 में हुआ था। एनईपी के तहत हुआ था। किसके तहत? एनईपी के तहत। आगे क्वेश्चन है, कह रहा है कि मेक इन इंडिया योजना के पूरक के रूप में किस एक पहल की शुरुआत की गई। किस एक पहल की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है किस्ट इंडिया चेंज पहल की शुरुआत। किस्ट इंडिया चेंज पहल। और जो ये आपको पूछे कि मेक इन इंडिया योजना कब आया है, तो ये आया है 28 सितंबर 2014 को आया है। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु किस सहायता योजना की शुरुआत की गई है। किस सहायता योजना की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है लाडली योजना। किसकी? तो लाडली योजना। और लाडली योजना की शुरुआत कब से हुई है? तो 2023 से हुई है। और ये लाडली योजना जो है ये मेक्सिको से लाया गया है। कहाँ से? मेक्सिको से लाया गया है। अगर पूछे कि मध्य प्रदेश की महिला की सबसे बड़ी योजना कौन सी है, तो ये लाडली योजना है। अगर पूछे भारत की सबसे बड़ी योजना कौन सी है, तो सुभद्रा योजना है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि डब्ल्यू एच ओ द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश किसे घोषित किया गया है। दुनिया का पहला देश किसे घोषित किया गया है? तो ये जॉर्डन को घोषित किया गया है। किसको? जॉर्डन को। और ये कुष्ठ रोग जो है ये जीवाणु के कारण होता है। और ये डब्ल्यूएचओ जो है, डब्ल्यूएचओ की अगर स्थापना पूछे तो डब्ल्यूएचओ का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ है। कब? 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ का होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और ये जो है कुष्ठ रोग किसको नाश करता है? तो ये त्वचा को नुकसान करता है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त होने वाला 5वां अफ्रीकी देश कौन बना है। 5वां अफ्रीकी देश कौन बना है? तो ये मिस्र बना है। कौन बना है? मिस्र बना है। चलिए आगे क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक लंबी लड़ाई के बाद किस वर्ष भारत को कालाजार मुक्त घोषित किया गया तथा भारत कालाजार मुक्त होने वाला दूसरा देश बना है। दूसरा देश बना है। तो ये आपको हो जाएगा, कौन हो जाएगा? क्या कहते हैं ये कालाजार मुक्त होने वाला दूसरा देश बना है। कब बना है? तो ये 2023 में बना है। कब? 2023 में बना है। और ये कालाजार जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि CANI परियोजना को कब मंजूरी प्रदान की गई और इस परियोजना में किन दो देशों को शामिल किया गया है। किन दो देशों को शामिल किया गया है? तो इसमें चेन्नई और अंडमान निकोबार, देश नहीं होगा यहाँ पे, इसको काट के इसको आप राज्य और यूटी कर लीजिएगा। और जो है चेन्नई और अंडमान निकोबार होगा। और इसका जो है शामिल किया गया था 10 अगस्त 2020 को। कब? 10 अगस्त 2020 को। आगे है कि किस योजना के तहत 26 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी ने 2000 भारतीय रेल बुनियादी ढांचा परियोजना को आधारशिला रखी है। तो ये आपको हो जाएगा अमृत रेलवे स्टेशन परियोजना। कौन? अमृत रेलवे स्टेशन परियोजना। और अगर आपसे पूछे कि ऑपरेशन कवच को इसके द्वारा चलाया गया है, तो ऑपरेशन कवच जो है ये रेलवे के द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा? रेलवे के द्वारा। और अगर पूछे कि ऑपरेशन अमानत किसके द्वारा चलाया गया है, तो ऑपरेशन अमानत जो है ये आरपीएफ के द्वारा चलाया गया है, जो कि रेलवे में ही होता है। आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसी के द्वारा ये ऑपरेशन अमानत चलाया गया है। अगर पूछे आपसे कि भारत में पहला डबल डेकर ट्रेन कौन है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है बासुकी। चलिए आगे क्वेश्चन है 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि तरुण प्लस योजना के तहत ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो 10 लाख से बढ़ाकर इसको 20 लाख कर दिया गया है। कितना? 20 लाख कर दिया गया है। आगे क्वेश्चन है कि वेन गंगा प्लस जल गंगा नदी जोड़ो परियोजना को किस राज्य द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। तो ये किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। और ये देखिए ये वेन गंगा जो है, वेन गंगा ये गोदावरी की सहायक नदी है। कौन? गोदावरी की। और ये जल गंगा जो है ये ताप्ती की सहायक नदी है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस
ये लिखा गया है बी.डी. सावरकर के द्वारा, और बी.डी. सावरकर ने इसमें 1857 की क्रांति के बारे में लिखा है, और उसी को कहा है कि यह जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई है। ये 1857 की क्रांति, और बी.डी. सावरकर इसके लेखक हैं। आगे क्वेश्चन है कि कृत्रिम ग्रेफाइट किस विधि से तैयार किया जाता है? तो ये एचिसन विधि द्वारा तैयार किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों में पारित बिल पर किसके हस्ताक्षर से वह कानून का रूप ले लेता है? किसके हस्ताक्षर से वह कानून का रूप ले लेता है? तो ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून का रूप ले लेता है। आगे क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पूरा स्थल कोट दीजी कहाँ अवस्थित है? ये कोट दीजी जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो ये सिंध प्रांत में अवस्थित है कोट दीजी। और अगर आपसे पूछे कि देमाबाद कहाँ है, तो देमाबाद महाराष्ट्र में है। अगर अली आलमगीर पूछे तो ये उत्तर प्रदेश में है, और सुतकांगे डोर पूछे तो ये पाकिस्तान में है, और चुनहंद्रो पूछे तो ये भी पाकिस्तान में है। आगे क्वेश्चन है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है और संशोधन योग्य है, यह कथन सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद से संबंधित है? यह कथन जो है सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद। कब आया था केशवानंद भारतीवाद? तो ये 1973 में आया था। इसमें कुल जज कितना था? तो इसमें कुल जज 13 को शामिल था। चलिए आगे क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा पीत रस का निर्माण होता है, और पीत रस की प्रकृति क्या होती है? तो पीत रस की प्रकृति जो है ये क्षारीय होती है, और इसका पीएच मान जो है ये 8.3 से लेकर के 8.5 के बीच होता है, और यह जो है यकृत द्वारा निर्माण होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में, आगे क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जैविक घटक है? जैविक घटक है, तो जैविक घटक इसमें आपको उपभोक्ता हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उपभोक्ता। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि डीएनए और आरएनए की खोज क्रमशः कब और किसके द्वारा की गई थी? तो डीएनए की खोज जो है ये 1869 में हुआ था, और आरएनए की खोज जो है 1868 में हुआ था। ठीक है, और दोनों का खोज जो है एक ही किए थे, फ्रेडरिक मिशर किए थे। आगे क्वेश्चन है कि किस पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने की प्रकृति को क्या कहते हैं? सीधे गर्म होने की प्रकृति को क्या कहते हैं? तो इसको विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन जो है 10 जनवरी 1975 को नागपुर के महाराष्ट्र में किया गया था। कहाँ पर? नागपुर के महाराष्ट्र में किया गया था। और अगर पूछे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। कहाँ पर? कब? 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब और किस गवर्नर जनरल के समय लाया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये 1856 में डलहौजी, कौन? डलहौजी के समय लाया गया था। आगे क्वेश्चन है कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता के अनुसार वैज्ञानिक परीक्षण की सूची जारी करने वाला पहला देश कौन बना है? तो पहला देश अपना भारत बना है। आगे क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ था? तो ये सूचना का अधिकार जो है जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 को लाया गया था। कब? 31 अक्टूबर 2019 को। अगर आपसे पूछे कि निजता का अधिकार आर्टिकल कितना में है, तो निजता का अधिकार जो है आर्टिकल 21 में है। अगर शिक्षा का अधिकार पूछे तो 21 के क में है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि मानव शरीर में अक्षीय तंत्र में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो अक्षीय तंत्र में हड्डियों की संख्या 80 होती है, जिसमें आपको खोपड़ी में 29 हो जाएगा, चेस्ट मतलब छाती में 25 को हो जाएगा, और बैकबोन में आपको 26 को हो जाएगा। यही 26, 25 और 29 को अगर जोड़िएगा तो 80 मिल जाएगा। फिर से बता देते हैं कि मानव शरीर में अक्षीय तंत्र की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो कुल हड्डी 80 को होती है अक्षीय तंत्र में। इसमें आपको खोपड़ी में 29 हो जाएगा, चेस्ट में 25 हो जाएगा, बैकबोन में 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बैकबोन में? बैकबोन में 26 हड्डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनधारी वर्ग के जीव के अस्थि में अनेक नली समान संरचना पाई जाती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? हेवर्सियन कोशिका कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? हेवर्सियन कोशिका। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि R.H. व्हिटेकर ने सन 1969 में प्राणी जगत को किन 5 वर्गों में बांटा है? तो प्राणी जगत को 5 वर्गों में बांटा है, एनिमल, प्लांट, प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक। इसी 5 जगत में बांटा है। आगे क्वेश्चन है कि पहली बार गरीबी हटाओ का नारा कब और किस पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया था? तो पहली बार गरीबी हटाओ योजना जो है ये 1971 के चौथी पंचवर्षीय योजना में ये पेश किया गया था।
आगे क्वेश्चन है कि किसने जर्मन राज्यों का एक संघ स्थापित कर राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया? राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया तो ये नेपोलियन क्या? कौन? नेपोलियन क्या? अगर जर्मनी का एकीकरण किसने किया था तो ये बिस्मार्क ने किया था। कौन किया था? बिस्मार्क। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी ने सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण कब और कहाँ किया था? तो जर्मनी ने सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण कब और कहाँ किया था? तो ये 7 मई 1945 को रूस में किया था। कहाँ पे? रूस में किया था। आगे क्वेश्चन है कि H5N1 वायरस से कौन सा रोग होता है? तो H5N1 से बर्ड फ्लू होता है और H1N1 से जो है स्वाइन फ्लू होता है। ये उसको देख लीजिएगा, H5N1 से बर्ड फ्लू होता है, और अगर पूछे कि H1 और N1 से कौन होता है तो स्वाइन फ्लू होता है। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है 31 नंबर में कि डाइटम डाइटम यूग्लिना और प्लाज्मोडियम जंतु जगत के किस संघ में आते हैं? जंतु जगत के किस संघ में आते हैं? तो ये आपको आते हैं प्रोटिस्टा में। किसमें? प्रोटिस्टा में। आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया था? तो आदित्य L1 को जो है 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। और किस पॉइंट पे? तो लेग्रेज पॉइंट पे। कहाँ पे? किस पॉइंट से? लेग्रेज पॉइंट से इसको लॉन्च किया था। और इसका जो है डायरेक्टर कौन था? तो निसार शाजी इसका डायरेक्टर था। अगर आपको इसी से पूछे अगर रिलेटेड कि मंगलयान जो है इसका लॉन्च कब किया गया था? 2013 में किया गया था। और चंद्रयान फर्स्ट का लॉन्च कब किया गया था? 2008 में। और चंद्रयान दूसरी का 2019 में। और चंद्रयान थर्ड का 2023 में। और चंद्रयान 4 कब लॉन्च होगा? तो चंद्रयान 4 जो है 2027 में लॉन्च होगा। अगर आपसे पूछे गगनयान कब लॉन्च होगा तो गगनयान 2026 में लॉन्च होगा। आगे क्वेश्चन है कि बिहार में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कब और कहाँ आयोजित हुआ था? तो आपको बता दें कि बिहार का जो है 37वां अधिवेशन जो है ये गया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गया में हुआ था। और इसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो CR दास मतलब चित्तरंजन दास किए थे। आगे क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक विविधता किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक विविधता जो है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। जो कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये केरल में है। आगे क्वेश्चन है कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का प्रकाशन कब और किस संस्था द्वारा किया गया था? तो ये जो है ये 1998 में ऑक्सफोर्ड द्वारा। और कौन किए थे इसका प्रकाशन? तो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। चलिए एक बात याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी की उपाधि कौन दिए थे? तो इसको ये एडोल्फ हिटलर ने के इसको नेताजी कहे थे। चलिए आगे क्वेश्चन है कि मानव रुधिर प्लाज्मा में पानी की मात्रा कितनी होती है? मानव रुधिर प्लाज्मा में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो 90 से 95% होती है। आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि रक्त के AB या O समूह के अंतर्गत किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? सर्वग्राही। तो सर्वग्राही कहा जाता है AB पॉजिटिव को। किसको? AB पॉजिटिव को सर्वग्राही कहा जाता है। और O को जो है सर्वदाता मतलब सभी से ले सकते हैं। O सभी से ले सकता है। O जो है सभी को दे सकता है। O सर्वदाता हो गया। और AB जो है सर्वग्राही हो गया जो सबसे ले सकता है। तो ये AB जो पॉजिटिव जो है इसमें सभी प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। और AB पॉजिटिव में जो है कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। वही अगर O की बात करें तो O में जो है O में एक भी प्रकार का एंटीजन नहीं रहता है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी जो है सभी पाए जाते हैं। मतलब AB और O का उल्टा है। चलिए आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ल्यूकोसाइट्स जो है ये प्लेटलेट्स नहीं होगा। ल्यूकोसाइट्स जो है ये WBC होगा। क्या होगा? WBC होगा। इसके बाद है एंथ्रोसाइट लाल रक्त कणिकाएं, ये सही है। इसके बाद है थ्रोम्बोसाइट श्वेत रक्त कण नहीं होगा, इसमें प्लेटलेट्स हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वाधिक O2 का परिवहन किस रक्त कणिकाओं द्वारा होता है? सर्वाधिक O2 का परिवहन किस रक्त कणिकाओं द्वारा होता है? तो ये होता है RBC के द्वारा। किसके द्वारा? RBC के द्वारा। और इसका आकार कैसे होता है? तो बटननुमा इसका आकार होता है। आगे क्वेश्चन है कि शरीर का एक पूरा चक्कर लगाने में रक्त कोशिका को कितने समय लगते हैं? मतलब कितने समय लगते हैं? तो 60 सेकेंड यानी 1 मिनट का समय लगता है। आगे क्वेश्चन है कि रक्त वाहिकाओं में कौन सी वाहिका क्राउन सबसे चौड़ी मानी जाती है? सबसे चौड़ी मानी जाती है तो महाधमनी। कौन? महाधमनी। आगे क्वेश्चन है कि किस वाहिका द्वारा रक्त हृदय में प्रवेश करती है? तो महाशिरा के द्वारा रक्त जो है हृदय में प्रवेश करती है।
आगे क्वेश्चन है कि पौधों में रंध्रों के घुलने और बंद होने से किस आयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? किस आयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो पोटासियम आयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे क्वेश्चन है कि हृदय में अर्धचंद्राकार वलय कहाँ पाए जाते हैं? हृदय में अर्धचंद्राकार वलय कहाँ पाए जाते हैं? तो दायां निलय में पाए जाते हैं। कहाँ पे? दायां निलय में। हृदय में जो है 4 कोष्ठ होता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। दायां निलय और बायां निलय। दायां आलिंद और बायां आलिंद 4 कोष्ठ होते हैं, जिसमें 2 कोष्ठ में जो है आलिंद और निलय में अशुद्ध रक्त जाते हैं और एक भाग में शुद्ध रक्त जाते हैं। अशुद्ध रक्त पहले जाते हैं, उसको शुद्ध रक्त करके फिर आलिंद और निलय में प्रवेश करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा रक्त वाहिका अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़े तक ले जाते हैं? देखिए है ना कि कौन सी रक्त वाहिका अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़े तक ले जाती है? तो ये ले जाती है फुफ्फुस धमनी। कौन? फुफ्फुस धमनी। आगे क्वेश्चन है कि मानव हृदय में होने वाले शिथिलन मानव हृदय में होने वाले शिथिलन और संकुचन को क्रमशः किस नाम से जानते हैं? तो ये हो जाएगा आपको सिस्टोलिक और हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? डायोस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायोस्टोलिक। पैड ला रहे हैं लिखने वाले, तब इसमें जो आपको ग्राफ बना के बता देंगे हृदय में चंबर कैसे है और शुद्ध रक्त कहाँ से आता है, अशुद्ध रक्त कहाँ से आता है, सब वगैरह और बताएंगे। आगे क्वेश्चन है कि मानव के किस रुधिर वर्ग में दोनों प्रकार के एंटीजन होते हैं लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो आपको पीछे क्वेश्चन में बताए थे कि इसमें जो है ए बी में है सभी एंटीजन पाए जाते हैं और एंटीबॉडी कुछ नहीं पाए जाते। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मानव के किस रुधिर में दोनों प्रकार के एंटीजन होते हैं, दोनों प्रकार के एंटीजन होते हैं लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो एंटीबॉडी कोई ए बी पॉजिटिव में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। आगे क्वेश्चन है कर रहा है कि RH फैक्टर एक एंटीजन है जिसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये इसकी खोज किया गया था लैंड स्टीनर के द्वारा। किसके द्वारा? लैंड स्टीनर के द्वारा। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व पौधे में ऑक्सिन हार्मोन और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है? ऑक्सिन हार्मोन और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, तो ये हो जाएगा आपको जस्ता। आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि रक्त प्लाज्मा में किसकी अत्यधिक मात्रा होने के कारण रक्त गाढ़ा, लाल, लसलसा और श्यान होता है? तो ये आपको हो जाएगा प्लेटलस, या उसको कहिए हिपेरिन, या उसको कहिए एल्यूमिन। ये तीनों से मतलब रक्त गाढ़ा, लाल, लसलसा होता है। आगे क्वेश्चन है कि रात्रि दूरदर्शी उपकरण में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको अपवर्त किरण। किसका? अपवर्त किरण। आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य की अधिकतम ध्वनि सुनने के लिए प्रवणता कितने डेसिबल होती है? तो ये आपको हो जाएगा मैक्सिमम जो है 130 डेसिबल होती है। आगे क्वेश्चन है कि फैक्ट्री या प्रयोगशाला के वायुमंडल से बैक्टीरिया हटाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें परावैंगनी तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि समुद्री जहाज समुद्र की गहराई मापने या समुद्र में छिपे भाग का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सोनार का उपयोग किया जाता है। किसका? सोनार का। आगे क्वेश्चन है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के कानों तक कितने समय के लिए रहता है? तो ये 1/10 समय के लिए रहता है, 10 सेकेंड समय के लिए। इसके बाद है कि ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से किसमें गमन करती है? तो सर्वाधिक जो है ध्वनि जो है तीव्र गति से ठोस में, या उसी को इस्पात कहते हैं। आगे क्वेश्चन है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल एवं ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम दूरी आपको 17 मीटर की होनी चाहिए। कितना? 17 मीटर की होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि बादलों की बिजली के चमक के काफ़ी समय बाद इसकी गर्जन सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? तो इसका यही कारण है कि ध्वनि की चाल जो है प्रकाश की चाल से कम होती है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि सामान्य ताप और दाब पर पदार्थ की कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? सामान्य ताप और दाब पर पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? तो ये आपको होगा पदार्थ कितनी अवस्था में पाया जाता है? 3 अवस्था में, जिसको ठोस, द्रव और गैस कहते हैं। इसके बाद है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऐसे तल हैं जो समान ताप एवं दाब पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं? तो ये आपको होगा 11। आगे क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप का मान होता है तथा यह गैस की प्रकृति और दाब पर निर्भर नहीं करती है। दाब पर निर्भर नहीं करती है, तो -273 डिग्री सेल्सियस पर। आगे क्वेश्चन है कि जीडीपी से मूल्यह्रास वाले हिस्से को हटाया जाए तब बचा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है?
बचा हुआ हिस्सा जो है एनडीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? एनडीपी। ये दोनों क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स का है। आगे क्वेश्चन है कि जनगणना जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा गया है? जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा गया है। लघु विभाजक किसको कहा गया है? तो 1951 को कहा गया है। और जाति आधारित जनगणना जो हुआ था ये 1931 में हुआ था पहली बार। आगे क्वेश्चन है कि कितने आयु वर्ष के लोग भारत में कार्यशील जनसंख्या में शामिल होते हैं? कार्यशील जनसंख्या में शामिल होते हैं तो 15 से 59 वर्ष। आगे क्वेश्चन है कि सर्वोदय योजना कब और किसके द्वारा चलाई गई थी? तो सर्वोदय योजना जो है, सर्वोदय योजना ये जो है आपको जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में चलाया गया था। आगे क्वेश्चन है कि भारत का थिंक टैंक का सुपर कैबिनेट के नाम से किसे जाना जाता है? सुपर कैबिनेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो नीति आयोग को। आगे क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था तो ये पंडित नेहरू के द्वारा किया गया था 1952 में। आगे क्वेश्चन है कि भारत में रुपये का अवमूल्यन अवमूल्यन अब तक कितनी बार किया गया है? अब तक कितनी बार किया गया है? तो ये किया गया है 3 बार। कई बार? 3 बार, 1949, 66 और 91। आगे क्वेश्चन है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोनर मॉडल पर आधारित है? तो ये आपको पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 तक चली थी उसी पर ये आधारित है। आगे क्वेश्चन है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो ये हुआ था सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 तक चली थी। उसी में इस राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। आगे क्वेश्चन है कि आवर्ती योजना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? आवर्ती योजना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये गुरनार मिर्डल के आधार पर ये 1978-80 में आया था। मोरारजी देसाई द्वारा लाया गया था, उसी पर ये इसी द्वारा ये किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि भारत में आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो ये हुआ है 1991। भारत में आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस अधिनियम द्वारा? हाँ, तो भारत में आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो ये 1981 के अधिनियम के द्वारा किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि राव मनमोहन मॉडल को किस वर्ष पेश किया गया था? किस वर्ष पेश किया गया था? तो ये 1991 हो जाएगा, 1991 में। आगे कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना को अवसंरचना योजना भी कहा जाता है? अवसंरचना योजना भी कहा जाता है, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि आगत निर्गत मॉडल पर आधारित योजना कौन सी है? तो ये आपको है छठी पंचवर्षीय योजना। कौन? छठी पंचवर्षीय योजना। और छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक आई रही थी? 1980 से 1985 तक रही थी। ये आप अगर ज्ञान बिंदु में अगर बिहार एसआई का अगर आप लोग बैच लिए होंगे तो इसमें आप लोग को ये सब नोट होगा। तो इस नोट से आप लोग कल आगे जैसे आज बैच कराए हैं 23वां सेट के लिए आप लोग इस सब को टास्क के तौर पे पढ़ सकते हैं। जैसे करंट में 116 से 120 पेज तक हो गया। और क्वेश्चन बैंक में ये पेज नंबर है 311 से 320 पेज। हिस्ट्री में है 1905 से 1920 तक जो है राष्ट्रीय आंदोलन है। पॉलिटी में भारत का उपराष्ट्रपति है। ज्योग्राफी में भारत की प्रकृति वनस्पति है। एस्थेटिक जीके में खेल और खिलाड़ियों की संख्या है। और ये जो है करंट जो है ये करंट का आपको आप लोग बुक जो है ये परीक्षा मंथन सर चला रहे हैं। परीक्षा मंथन आप लोग ले सकते हैं। उसी में आपको ये पेज नंबर 116 से 120 तक है। आप लोग अगर चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो यही ऑब्जेक्टिव के माध्यम से सर कराते हैं तब आप लोग को हम कराएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।